हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कृषि विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल तक की वीडियो में पढ़ने मक्का की क्रॉप डिस्कस कर रहे थे। क्या पढ़ रहे थे बेटा? मक्का की क्रॉप पढ़ रहे थे। मक्का की क्रॉप को पढ़ने निरय गुरय तक पढ़ लिया था। कहाँ तक पढ़ लिया था बेटा? निरय गुरय। मक्का का वर्टिकल नेम क्या होता है बेटा? यह में सेल होता है। कुल क्या होता है उसका? पोएसी। उत्पत्ति स्थान क्या होता है उसका? मैक्स। आज पढ़ेंगे बेटा कीट एवं उपचार। हेडिंग डाल दो कीट एवं रोग। कीट एवं रोग। सबसे पहला कीट पढ़ेंगे बेटा दीमक। क्या पढ़ेंगे? दीमक। कौन सा कीट पढ़ेंगे बेटा? दीमक। अब इसमें दीमक के नियंत्रण के लिए क्या करेंगे? एक क्लोरीपाइरीफॉस नाम की दवा आती है। कितनी बेटा? एक क्लोरीपाइरीफॉस नाम की दवा आती है। इसकी 200 ईसी यानी 20 ईसी सॉरी क्लोरीपाइरीफॉस 20 ईसी डाइलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से क्या कर देते हैं? घोल बना के छिड़काव कर देते हैं। लिखो इसको। मक्का की खड़ी फसल में मक्का की खड़ी फसल में यानी हमारी फसल क्या है? खड़ी। मक्का की खड़ी फसल में खड़ी फसल को दीमक के प्रकोप से बचाने के लिए 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 क्लोरीपाइरीफॉस सिंचाई के जल के साथ बचाने के लिए सिंचाई के जल के साथ सिंचाई के जल के साथ क्लोरीपाइरीफॉस 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 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग कर देना चाहिए। यानी मक्का के अंदर जो दीमक लगती है उसकी रोकथाम के लिए क्या करेंगे बेटा? क्लोरीपाइरीफॉस नाम की दवा आती है। इसका सिंचाई के जल के साथ अपन 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से क्या कर देते हैं बेटा? प्रयोग कर देते हैं। अब दूसरा पढ़ेंगे तनाछेदक व परवोय मक्खी। दूसरा कीट है बेटा तनाछेदक एवं परवोय मक्खी। परवोय मक्खी। तनाछेदक एवं परवोय मक्खी। इन कीटों की रोकथाम के लिए इन कीटों की रोकथाम के लिए इन कीटों की रोकथाम के लिए कार्बोफ्यूरान 20 से 30 केजी कार्बोफ्यूरान 20 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग कर देना चाहिए। प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग कर देना चाहिए। ये हो गया बेटा तनाछेदक एवं परवोय छेदक। 2 कीट लगते हैं मक्का के अंदर, एक दीमक लगते हैं, एक तनाछेदक लगता है। मक्का के नियंत्रण के मक्का में दीमक के नियंत्रण के लिए क्लोरीपाइरीफॉस और तनाछेदक एवं परवोय छेदक के लिए कौन सा? कार्बोफ्यूरान नामक दवा का क्या करते हैं बेटा? प्रयोग करते हैं। अब पढ़ेंगे इसके
से रोग। ये तो पढ़ लिए कीट, अब पढ़ेंगे रोग। सबसे पहला रोग पढ़ेंगे बेटा तुलासिका रोग। पहला रोग है तुलासिका रोग। इस रोग में क्या होता है कि जो पौधे की पत्तियां होती हैं उनपे क्या हो जाती है, इस रोग से जो पत्तियां होती हैं पीली पड़ के और उनमें क्या बन जाती है बेटा, धारियां बन जाती है। इस रोग की रोकथाम के लिए क्या करेंगे, रिडोमिल नाम की दवा आती है। कौन सी दवा आती है बेटा, रिडोमिल MZ। कौन सी दवा आती है, रिडोमिल MZ। 4 ग्राम प्रति लीटर की दर के हिसाब से घोल बनाएंगे और उसका क्या कर देंगे बेटा, छिड़काव कर देंगे। चलो बेटा, इस रोग से ग्रसित इस रोग से ग्रसित पौधे की पत्तियां पर पीली धारियां पड़ जाती हैं। पौधे की पत्तियों पर पीली धारियां बन जाती हैं। पीली धारियां बन जाती हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए इस रोग की रोकथाम के लिए रिडोमिल MZ 4 ग्राम, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिडोमिल MZ यानी जो मक्का का तुलासिका रोग है इसमें इसकी रोकथाम के लिए रिडोमिल MZ का प्रयोग करेंगे। कितनी ग्राम करेंगे, 4 ग्राम। रिडोमिल MZ 4 ग्राम प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए। घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए। ठीक है बेटा, यानी तुलासिका रोग में इस रोग से पौधे की पत्तियों की क्या बढ़ जाती है, पीले रंग की धारियां बन जाती हैं। और इस रोग की रोकथाम के लिए कौन सी दवा का प्रयोग करेंगे, रिडोमिल MZ 4 ग्राम प्रति किलो के बीज की दर से बीज को उपचारित करते हैं। घोल नहीं बनाते, 4 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से, प्रति किलो बीज की दर से घोलित करते हैं। 4 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीजों को उपचारित कर देना चाहिए। बीजों को उपचारित कर देना चाहिए। ठीक है बेटा, यानी मक्का में तुलासिका रोग के लिए कौन सी दवा, रिडोमिल MZ 4 ग्राम प्रति लीटर की दर से घोल बनाएंगे और क्या कर देंगे, छिड़काव कर देंगे। अब देखो बेटा, दूसरा है पत्ती धब्बा रोग। कौन सा रोग है बेटा, पत्ती धब्बा रोग। नाम से पता चल रहा है पत्ती धब्बा रोग, यानी इस रोग से ग्रसित पौधे की पत्तियों में भूरे रंग के क्या बढ़ जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं। और इस रोग की रोकथाम के लिए क्या करेंगे कि जिलेबाती नाम की दवा 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। देखो बेटा, इस रोग से ग्रसित
पौधे की पत्तियों पर भूरे रंग के, पौधे की पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए जिन्हें 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग कर देनी चाहिए। यानी तुलासिका रोग के लिए तो रेडोमिल एमजेड 4 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीज को उपचार करेंगे। जबकि पत्ती धब्बा रोग में कौन सी दवा, जिनेब नाम की दवा आती है। कौन सी दवा आती है बेटा? जिनेब नाम की दवा आती है। इसका अपन 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। अब पढ़ेंगे बेटा तना सड़न। तीसरा रोग है तना सड़न। तना सड़न इस रोग से ग्रसित पौधे के तने तनों में दलाव प्रारंभ हो जाता है। पौधे के तनों में सड़न प्रारंभ हो जाती है। सड़न प्रारंभ हो जाती है। इस रोग की रोकथाम के लिए, इस रोग के नियंत्रण के लिए, इस रोग के नियंत्रण के लिए, इस रोग के नियंत्रण के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, कौन सी दवा आती है बेटा? स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दवा आती है। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 15 ग्राम, इतनी ओनली सिर्फ 15 ग्राम दवा आती है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। इसका अपन प्रति हेक्टेयर की दर से क्या करेंगे बेटा? प्रयोग कर देना चाहिए। इस रोग के नियंत्रण के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 15 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग कर देना चाहिए। अब बड़ा समस्या है, दवाई का नाम तो रखना ही पड़ेगा भाई, कर देना चाहिए। 3 रोग पढ़ लिए। पहले रोग कौन सा पढ़ा? तुलासिका, उसमें डाइथेन एमजेड का प्रयोग किया था। दूसरा पढ़ा पत्ती धब्बा, इसमें कार्बोविल का प्रयोग किया था। और तना सड़न में कौन सी दवाई का प्रयोग किया था? स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 15 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। आप पढ़ेंगे बेटा, ये हो गया हमारे 3 रोग कंप्लीट। 3 कीट 3 रोग, दीमक, तनाछेदक परोपत्ती, तुलासिका, पत्ती धब्बा और तना सड़न। अब पढ़ेंगे बेटा कटाई एवं मंडाई। कटाई एवं मंडाई। कटाई एवं मंडाई।
कटाई एवं मंडाई। देखो बेटा इसमें मक्का की चारे वाली फसल की मक्का की चारे वाली फसल यानी कौन सी मक्का जिन्होंने जिसकी अपन ने बुआई चारे के लिए की, चारे वाली फसल, मक्का की चारे वाली फसल बोने के 60 से 65 दिन बाद, बोने के कितने दिन बाद बेटा 60 से 65 दिन बाद, यानी चारे वाली फसल को 60 से 65 दिन बाद तथा दाने वाली फसल को उचित दर से 85 दिन बाद, उचित दर से 85 दिन, यानी जिसको अपन दाने के उत्पादन के लिए हुआ है उसको कितने दिन बाद बेटा उचित दर से 85 दिन बाद संकर तथा संकुल किस्मों को, संकर तथा संकुल किस्मों को 90 से 195 दिन बाद तथा संकर किस्मों को तथा संकर तथा संकुल किस्मों को 90 से 100 दिन बाद, 90 से 115 दिन बाद, 90 से 115 दिन बाद जब दानों में कितने प्रतिशत कमी रहती, यानी मक्का की चारे वाली फसल कटाई 60%, दाने वाली की 75 से 85, और जो संकुल किस्म होती है मक्का की संकुल और संकुल किस्म होती है उनकी 90 से 115 दिन बाद, और दानों में लगभग 25% नमी रहने पर, और दानों में लगभग कितनी प्रतिशत 25% नमी होने पर, कटाई कर लेनी चाहिए। मक्का में दाने के निकालने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग होता है? सेलर नाम का यंत्र आता है। मक्का से दाने निकालने के लिए सेलर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलर नामक यंत्र, कौन से यंत्र का? सेलर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। ये हो गई कटाई एवं मंडाई, यानी इसको अपन ने चारे के लिए बोया 60 से 65 दिन बाद, जिसको दाने के लिए हुआ है उसको 75 से 85 दिन बाद, और जिसको किसके लिए हुआ है संकर और संकुल किस्मों को 90 से 115 दिन बाद। जब उनमें 25% नमी रह जाए तब उनकी कटाई कर लेनी चाहिए, और भुट्टों से दानों को निकालने कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? सेलर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब देखो बेटा उपज, मक्का की संकर किस्म होती है उनकी 40 से 50 क्विंटल, मक्का की संकर किस्मों से, मक्का की संकर किस्मों से 40 से 50 क्विंटल, कितना बेटा? मक्का की संकर किस्मों से 40 से 50 क्विंटल, एवं संकुल किस्मों से 30 से 40 क्विंटल, एवं संकुल किस्मों से
30 से 40 क्विंटल, यानी संकर से कितना उत्पादन होता है? 40 से 50 क्विंटल। यदि संकुल की बात किया तो 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। प्रति हेक्टेयर दाने की उपज, प्रति हेक्टेयर दाने की उपज प्राप्त हुई है। प्रति हेक्टेयर दाने की उपज प्राप्त होती है तथा सूखा चारा 30 से 40 क्विंटल तथा सूखा चारा 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। ये कंप्लीट हो गया अपनी मक्का की तौर पर। एक इसमें एक तो आपको उत्पत्ति स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार जो बड़ी एग्जाम होती है, कंपटीशन की एग्जाम होती है, उसमें पूछ लेता है मक्का का उत्पत्ति स्थान क्या होता है। मैक्सिको। एक मक्का के आधार बीज की दूरी और प्रमाणित बीज की दूरी, उस दूरी को अपन पृथक्करण की दूरी बोलते हैं, जो अपन पहले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। उसमें मक्का चाहे संकल हो चाहे संकुल हो, संकुल हो चाहे संकर हो, आधार बीज के लिए 400, प्रमाणित बीज के लिए 200। ये कन्फर्म ध्यान रखना। और ठीक है, ये हमारी क्रॉप कंप्लीट हो गई मक्का की। अब पढ़ेंगे बेटा बाजरा। कौन सी क्रॉप स्टार्ट करेंगे आज अपन? बाजरा, सॉरी ज्वार। ज्वार का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है सोरगम बाइकलर। फुल में कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए, ग्रेवनियर पोएसी। और उत्पत्ति स्थान होता है इसका अफ्रीका। ज्वार का उत्पत्ति स्थान क्या होता है बेटा? अफ्रीका। ज्वार का उत्पत्ति स्थान क्या होता है? अफ्रीका होता है। ज्वार जब छोटी अवस्था में रहती है ना बेटा, अरे जब अपन ज्वार की बुआई करते हैं तो छोटी अवस्था में रहती है। छोटी अवस्था में एक इसमें अम्ल पाया जाता है, वो अम्ल होता है HCN, हाइड्रोसाइनिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है बेटा? हाइड्रोसाइनिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोसाइनिक अम्ल होता है। यदि उसकी मात्रा 0.5 से अधिक हो जाती है तो पशुओं के लिए क्या होती है बेटा? वो हानिकारक होती है। इस चीज का ध्यान रखना। चलो ज्वार स्टार्ट करते हैं। ज्वार को कैमल क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। आज स्टार्ट करेंगे बेटा ज्वार। ज्वार में खाद्यान्न क्रॉप से हमारी चल रही है। ज्वार का वैज्ञानिक नाम, बॉटनिकल नेम सोरगम बाइकलर ए। सोरगम बाइकलर ए। इसका जो फूल होता है, फैमिली होती है, इसकी होती है पोएसिया ग्रेनी। ज्वार का वर्टिकल नेम सोरगम बाइकलर ए। फूल क्या होता है? पोएसिया ग्रेनी। अब बात आती है फूल के बाद में उत्पत्ति स्थान। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान होता है बेटा अफ्रीका। सोरगम का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका। सोरगम का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका। सोरगम का उत्पत्ति स्थान क्या होता है बेटा? अफ्रीका होता है। अब पढ़ेंगे इसका महत्व। महत्व क्या होता है? महत्व में इसका क्या क्या काम आता है? अरे सबसे पहला काम तो क्या होता है कि ज्वार को मोटे अनाजों की श्रेणी में रखा गया है। दूसरी बात, इसको चारे के रूप में उपयोग लिया जाता है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है और इसके अंदर छोटी अवस्था में HCN हाइड्रोसाइनिक अम्ल होता है। यदि इसकी मात्रा 0.5 से अधिक हो जाती है तो पशुओं के लिए क्या होती है बेटा? हानिकारक होगी। और इसको कैमल ऑफ क्रॉप के नाम से जाना जाता है, यानी कैमल ऑफ क्रॉप। ध्यान
ध्यान रखना ज्वारों की। लिखो ज्वार को मोटे अनाजों की श्रेणी में रखा जाता है। ज्वार को मोटे अनाजों की श्रेणी में रखा गया है। कौन सी श्रेणी में? मोटे अनाजों की श्रेणी में रखा गया है। ज्वार में कार्बोहाइड्रेट, क्या बेटा? ज्वार में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यानी ज्वार में कार्बोहाइड्रेट होती है वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आगे बेटा ज्वार की छोटी अवस्था में, ज्वार की छोटी अवस्था में ज्वार जब छोटी रहती है उसमें अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोसाइनिक अम्ल। इसको अपन शॉर्ट लिख सकते हैं HCN। इसको लिखो हाइड्रोसाइनिक अम्ल, हाइड्रोसाइनिक अम्ल। यानी ज्वार की छोटी अवस्था में हाइड्रोसाइनिक अम्ल पाया जाता है। यदि इसकी मात्रा यदि इसकी मात्रा 0.5 से अधिक होती है तो पशुओं के लिए हानिकारक होती है। तो पशुओं के लिए हानिकारक होती है। अरे ज्वार को अपन अलग ही कर देते हैं, तो छोटी अवस्था में रहते हैं, बाजरे वगैरह में डूब जाती है, तो ज्वार को अपन क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। सबको पता होता है कि जो विषैली होती है, विषैली होने पर ये इसका सेवन कर लेना तो पशु को जो दूध देने की क्षमता होती है हो जाती है, दूध जलना प्रारंभ हो जाता है, इससे हाइड्रोसाइनिक अम्ल से। अब पढ़ेंगे बेटा जलवायु। क्या पढ़ेंगे? जलवायु। अब ज्वार कौन सी जलवायु की फसल है बेटा? गर्म जलवायु की फसल है। ध्यान रखना ज्वार कौन सी जलवायु की फसल है? गर्म जलवायु की। ज्वार की उचित वृद्धि विकास के लिए 32 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान सर्वोत्तम माना जाता है। देखो बेटा इसकी जलवायु। ज्वार गर्म जलवायु की फसल है। वैसे गर्म एवं उदार जलवायु होना चाहिए, क्योंकि इसको किसमें उगाते हैं अपन? अरे सर उसमें खरीफ में तो उगाते हैं, गर्म टेम्परेचर गर्म रहता है, तर क्या बड़ी रहती है नमी। गर्म एवं उदार जलवायु, गर्म एवं उदार जलवायु की फसल है। ज्वार की उचित वृद्धि एवं विकास के लिए, ज्वार की उचित वृद्धि एवं विकास के लिए 32 से 35 डिग्री सेल्सियस, 32 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान सर्वोत्तम माना जाता है। तापमान सर्वोत्तम माना जाता है।
अब बताओ ना, यानी ज्वार के लिए कौन सी जलवायु? गर्म एवं तल जलवायु। और उचित वृद्धि विकास के लिए कितना डिग्री सेल्सियस तापमान? 32 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान सर्वोत्तम माना जाता है। अब बात आती है इसकी मृदा एवं उसकी खेत की तैयारी। चलो कर लेना तैयारी। मृदा एवं खेत की तैयारी है बेटा। चलो करनी स्टार्ट किया। ध्यान रखना, मक्का के लिए जल निकास बलुई दोमट और दोमट मृदा, दोमट बलुई दोमट और दोमट मृदा क्या मानी जाती है? सर्वोत्तम मानी जाती है। इसका पीएच मान क्या होना चाहिए बेटा? 6.5 से 7.5 के बीच उसका पीएच मान होना चाहिए। देखो मक्का के लिए जल निकास युक्त दोमट या बलुई दोमट, दोमट या बलुई दोमट मृदा सर्वोत्तम मानी जाती है। मृदा सर्वोत्तम मानी जाती है। यानी मक्का के लिए जल निकास कौन सी मृदा चाहिए बेटा? या तो दोमट चाहिए या बलुई दोमट। धान के लिए कौन सी मृदा चाहिए? चिकनी मटियार दोमट मृदा चाहिए। फिर उसके बाद मक्का के लिए कौन सी मृदा चाहिए? बलुई दोमट मृदा चाहिए। फिर उसके बाद ज्वार के लिए कौन सी चाहिए? ज्वार के लिए जल निकास दोमट तो बलुई दोमट मृदा सर्वोत्तम मानी जाती है। जिसका पीएच मान क्या होना चाहिए? 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच, इसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। कितना पीएच मान होना चाहिए? 6.5 से 7.5 के बीच उसका पीएच मान होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना। यानी ज्वार के लिए जल निकास दोमट बलुई दोमट मृदा सर्वोत्तम मानी जाती है। इसका पीएच मान कितना होना चाहिए बेटा? 6.5 से 7.5 के बीच उसका पीएच मान होना चाहिए। अब पढ़ेंगे इसकी ज्वार की अब अपन दो वैरायटी ध्यान रखेंगे शुष्क खेती की। वैसे तो अपन अलग अलग पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना शुष्क खेती के लिए। ऐसे देखो शुष्क खेती के लिए दो वैरायटी है। कौन कौन सी? एक तो CSH6 और एक SPB 96। ध्यान रखना दोनों वैरायटी CSH6 और SPB 96 ये ज्वार की क्या है? दोनों शुष्क खेती यानी ड्राई फार्मिंग वाली क्या है? वेराइटी है। CSH6 और SPB 96। और वेराइटी लिख लो चाहे CSH14, SPB 243, CSH14, SPB 245, राजस्थान चरी 1, राजस्थान चरी 1 और NP चरी स्वर्णा, NP चरी एक स्वर्णा, NP चरी स्वर्णा और ज्वार चरी 741, ज्वार चरी 72, ज्वार चरी
841, ज्वार चली 72, ये इसके अंदर की ध्यान रखना। शुष्क खेती के लिए CSH6 और SPB छाड़ना, शुष्क खेती के लिए CSH6 और SPB छाड़ना, शुष्क खेती के लिए CSH6 और SPB छाड़ना। दोनों ये वैरायटी किसकी है? शुष्क खेती में उगाई जाने वाली ज्वार की वैरायटी है। अब पढ़ेंगे बेटा बीज दर एवं बीज उपचार। इसकी बीज दर हमेशा पूछिए कि ज्वार की बीज दर क्या होती है। ध्यान रखना, ज्वार की बीज दर यदि दाने के लिए बात करता है तो 9 से 10 केजी, यदि बात करता है चारे के लिए कितनी होगी? 30 से 40 केजी। दाने के लिए कितनी होगी? 9 से 10 केजी। और चारे की बात करता है 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से पर्याप्त रहता है। लिखो बेटा बीज दर एवं बीज उपचार। दाने के लिए 9 से 10 और चारे के लिए 30 से 40। मक्का की बीज दर क्या थी? मक्का की बीज दर क्या थी? मक्का की यदि संकर किस्मों की बुआई करनी है तो 20 से 25 केजी, यदि संकुल किस्मों की बुआई करनी है तो 18 से 20 केजी। ध्यान रखा, मक्का की संकर किस्मों के लिए 20 से 25, संकुल के लिए 18 से 20। मक्का के लिए संकर की 20 से 25 और संकुल के लिए 18 से 20। उससे पहले क्या पढ़े? धान की डेपो विधि में पूछता है 3 वर्ग किलोमीटर की, तो 3 वर्ग मीटर 3 किलो वर्ग मीटर के हिसाब से, और यदि वैसे पूछते हैं 80 से 100 किलोग्राम। ध्यान रखना। बीज दर एवं बीज उपचार। बीज दर एवं बीजोपचार। बीज दर एवं बीजोपचार। बीज दर एवं बीजोपचार। देखो बेटा बीज दर एवं बीजोपचार। ज्वार में दाने के लिए, ज्वार में दाने के लिए कितना केजी बेटा? 9 से 10 केजी। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछी जाती है कि ज्वार की सीड रेट क्या होती है। दाने के लिए 9 से 10 और चारे के लिए 30 से 40 केजी। दाने के लिए 9 से 10 और चारे के लिए 30 से 40 केजी। ज्वार किसान की हो गया अफ्रीका ओएसिस ऑर्गन बाइक्लेर एससीएन पाया जाता है। और ज्वार की खेती के लिए CSH6 SPB 96 ऐसे और बहुत वैरायटी है। ज्वार में दाने के लिए 9 से 10 केजी तथा चारे के लिए 30 से 40 केजी बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। ध्यान रखना, ज्वार की बीज दर दाने के लिए 9-10। अब ज्वार की जो आइसोलेशन स्टेम्स क्या होती है? गेहूं, जौ, चना, 3 मीटर होती है। आधा पीस की दूरी होती है और प्रमाणित पीस की दूरी भी 3 होती है। ज्वार की हालत अलग होती है। ज्वार की यदि संकर ज्वार है, 2 होती है, संकर ज्वार और संकुल ज्वार। यदि संकर ज्वार है तो ध्यान रखना 200 से 300 होती है, 300-200 होती है। यदि संकर ज्वार होती है 200-100 होती है। संकुल के लिए तो 200-300 और संकर के लिए 200-100। ध्यान रखना, ज्वार में 200-300 और 200-100 बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। बीजों की क्वालिटी करने से किससे उत्पादन करते हैं? ध्यान रखना, बीजों को बोने से पूर्व, बीजों को बोने से पूर्व 3 ग्राम थायरम या कैप्टान। कौन सी दवा आती है बेटा? थायरम या कैप्टान। थायरम या कैप्टान प्रति किलो बीज की दर से, प्रति किलो बीज की दर से बीजों को क्या कर देते हैं? उपचारित कर देते हैं। प्रति किलो बीज की दर से
बीजों को उच्चारित कर देते हैं। ये हो गया बेटा बीज का एक बीजोच्चार। यदि ज्वार की सीड रेट पूछता है दाने के लिए तो 9 से 10 करनी है, चारे के लिए आपको 30 से 40 की करनी है। यदि बीज का उपचार 3 ग्राम थायरामिड कैप्टान से प्रति किलो बीज की दर से क्या कर देते हैं, बीजों को उपचारित कर देते हैं। आज अपन ने मक्का की क्रॉप अनकम्प्लीट थी वो कंप्लीट कर ली, ज्वार की फसल स्टार्ट कर दी, ज्वार का बॉटनिकल नेम सोरगम बाइक्लरेल, कुल क्या होता है ग्रेमनी एमओएसी, उत्पत्ति स्थान क्या हो गया अफ्रीका, महत्व क्या हो गया कार्बोहाइड्रेट पाया जाते हैं, मोटे अनाज की श्रेणी में रखा जाता है, एशियन पाया जाता है। जलवायु कैसी होगी, गर्म एवं तर जलवायु होगी, तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस हो गया। फिर उसके बाद में फिर मृदा हो गई, जल निकासी कैसी मृदा चाहिए, ज्वार के लिए दोमट है बलुई दोमट मृदा चाहिए। और उसके बाद फिर अपन ने उन्नत किसमें पढ़ी, उन्नत CSH 6 और SPB 96 तो और वेराइटी CSH 14, SPB 245, SPB 96, SPB 246 और बहुत सारी वेराइटी। अब उसके बाद पढ़ी बीज दर, बीज उपचार, बीज दर कितनी है, दाने के लिए 9 से 10 और चारे के लिए 30 से 40 की। कल पढ़ेंगे 25 क्रॉप को। आज की वीडियो में इतनी चर्चा करेंगे बेटा, धन्यवाद।